सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा उर्जित पटेल को। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा और अभी इन्हीं को 3 सालों के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर थे। 2016 से लेके 2018 तक रहे थे। अच्छा, पहले यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना होती है 1 जुलाई 1944 में और अभी इसका नवीनतम 191 नंबर का मेंबर बना था 2024 में। कौन सा देश है? लिंक्टेनस्टाइन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और इसकी जो पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थी गीता गोपीनाथन, अभी कुछ समय पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कई तरह की रिपोर्ट्स इंडेक्सेस जारी करता है, जिसमें ये ध्यान रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, गौरव बनर्जी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा बने। उसके अलावा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अनीश दयाल सिंह। फसाई के नए सीईओ रजित पुल्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका बने और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विटोल्डा बाका ये पहले भी थे, फिर से प्रेसिडेंट बन गए। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी 80वें सत्र के अध्यक्ष बनाया गया है एनालेना बेरबॉक को। ये जर्मनी से हैं और इन्होंने किनको रिप्लेस किया? फिलेमॉन यांग को, जो कैमरून से थे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अच्छा, आज आप देख रहे होंगे कि वीडियो आपको कुछ अलग लग रहा है क्योंकि जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई थी जिस कारण से पूरा लैपटॉप फॉर्मेट करना पड़ा, बहुत समय भी खराब हुआ और अभी लेट होने की वजह से जो भी मुझे सॉफ्टवेयर मिला, चाहे उसमें उसका लोगो आ रहा हो, मैंने उसको डाउनलोड किया और ये वीडियो बना दिया क्योंकि मुझे तो अभी आपको कंटेंट देना है, अभी लोगों से मतलब नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि इस कारण से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा था वो लूज हो गया। आप लोग कमेंट करके पूछोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर दे दिया ताकि फिर एक एक को कमेंट नहीं करना पड़े। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, इसको स्थापित करने की अभी घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आपको याद होगा 2015 में पेरिस में COP 21 हुआ था, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। और वहां पे कार्बन उत्सर्जन व्यापार की बात की गई थी। कार्बन उत्सर्जन व्यापार को आप ऐसे समझो, मतलब जैसे कि हमने एक टारगेट फिक्स कर दिया कि सभी देशों को 100 पॉइंट ले लिया, 100 क्रेडिट ले लिया कि सबको 100 पॉइंट तक कार्बन उत्सर्जन करना है। फिर एक देश ने क्या करा, केवल 30 पॉइंट तक कार्बन उत्सर्जन किया, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बच गए? 70 पॉइंट। करना 100 था लेकिन 30 ही किया, 70 बच गए उसके पास। लेकिन एक दूसरा देश है जिसने 150 पॉइंट तक कार्बन उत्सर्जन कर दिया, करना 100 था लेकिन 50 ज्यादा कर दिया। तो फिर वो दूसरा वाला देश क्या करेगा? इस पहले वाले देश से 50 पॉइंट खरीद लेगा, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन तो 100 पॉइंट डिसाइड किया हुआ है, तो वही रखना है। तो जब उससे वो 50 पॉइंट उसके बचे हुए खरीद लेगा और उसके एवज में उसको पैसे दे देगा, तो पहले वाले को भी फायदा हो जाएगा और दूसरा वाला देश आगे से ध्यान रखेगा क्योंकि उसको पैसे का नुकसान हो रहा है कि हाँ, अब लिमिट में मेरे को कार्बन उत्सर्जन करना है, तो आगे से वो कम करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया कार्बन उत्सर्जन व्यापार का मतलब, कार्बन एमिशन का व्यापार हो रहा है। तो अभी पिछले साल 2024 में जो COP 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, वहां पर इस अथॉरिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। और इसी के बाद अभी भारत ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार के लिए एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की स्थापना की है। और इसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और इसमें 21 सदस्य होंगे और इसे हेड करेंगे जो पर्यावरण मंत्रालय के जो सचिव हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, इसको हेड करेंगे। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, इसको पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम करने के लिए बनाया गया है। आपको पता है अभी इस साल जो COP 30 होगा वो कहां पर होगा? वो ब्राजील में होगा। पिछले साल वाला मैंने आपको बता ही दिया,
COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। याद है पहला वाला कब हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था। और भारत भी इसको एक बार होस्ट कर चुका है 2002 में। COP8 हुआ था भारत में, नई दिल्ली में हुआ था। और भारत एक और बार इसको होस्ट करेगा 2028 में, जो COP33 होगा वो भारत में होगा। और COP3 भी याद रखना 1997 में हुआ था क्योटो जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, यहीं पर अपनाया गया था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए था ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। तो हर साल हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। 2012 से मनाते आ रहे हैं, यानी कि पहली बार 2012 में मनाया था। और 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत को 1928 एम्स्टर्डम में, 1932 लॉस एंजल्स में और 1936 बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, 1956 में दिया गया। और आप कह सकते हो वो एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और आप जानते ही हो खेल के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी उस पुरस्कार का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। 2021 से अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना 29 अगस्त को हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया। और खेलों से ही संबंधित 2-3 दिवस और याद रखना। एक तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को होता है। एक इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये नया दिवस हमने मनाना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को। और एक वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को। ठीक है, ये जरूर याद रखना। खेलों से संबंधित प्रश्न दिवस है, तो मैंने उसी से संबंधित दिवस आपको आज रिवाइज करा है। और अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। कल अगस्त का लास्ट डे है, तो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रही स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई थी? तो आंसर होगा 1 जून 2020 को। अच्छा, पहले बात करते हैं कि ये स्वनिधि योजना चर्चा में क्यों है। क्योंकि अभी यूनियन कैबिनेट ने इसे 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा करके 31 मार्च 2030 तक करने का फैसला किया है। और इसी के साथ इस योजना में दिए जाने वाले लोन अमाउंट को भी बढ़ाया गया है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉन्च कब हुई थी? 1 जून 2020 में। किस मंत्रालय ने? हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या था? तो ये योजना कोविड-19 के समय स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि सड़क विक्रेता होते हैं, सड़क पर जो सामान बेचते हैं, तो उनको अफोर्डेबल लोन देने के लिए ये योजना लाई गई थी, ताकि वे इसका इस्तेमाल करके अपने काम को फिर से शुरू कर सकें। और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 3 बार लोन दिया जाता है। वो 3 बार लोन ले सकते हैं। पहली बार जो है वो 15,000 रुपये का दिया जाएगा। पहले 10,000 का दिया जाता था, बढ़ा के 15,000 कर दिया। दूसरी बार 25,000 का, पहले 20,000 का था, अब 25,000 कर दिया। और तीसरी बार 50,000 का ही, पहले भी 50,000 ही था, अभी भी 50,000 का ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर आप पहली वाली किस्त, जो पहला आपने लोन लिया 15,000 का, अगर वो किस्त आप टाइम पे जमा कर देते हो तो फिर दूसरे वाले का आपको लोन मिलेगा, मतलब दूसरी बार आप लोन ले सकोगे। और दूसरे वाले का लोन अगर टाइम पे जमा कर दोगे तो फिर तीसरी बार के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, तीसरी बार भी आप लोन ले पाओगे। इसके साथ अगर लोन को आप समय पर या उससे पहले जमा कर देते हो तो सरकार 7% की इंटरनल सब्सिडी भी आपको देगी। तो ये सब फायदे सरकार ने दे रखे हैं। यह है स्वनिधि योजना। डेटा आप याद रखना। अब यहाँ पे केंद्र सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक आपको याद होगा, भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। और इसके लिए कितना बजट है, कितना खर्चा होगा? 34,300 करोड़ रुपए। ये मिशन की अवधि 7 साल के लिए रखी गई है, 2024-25 से लेके 30-31 तक। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये मार्च 2019 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में आई थी, 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को आई थी, ये लॉन्च हुई थी सूरतगढ़ राजस्थान से। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2026 तक, लॉन्च हुई थी 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को आई थी। तो इस योजना के तहत रूफ टॉप यानी कि घर की छतों के ऊपर अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अभी से 10 साल पूरे हो गए, यानी कि 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च होती है। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, लेटेस्ट अभी हमने पढ़ी। अभी 15 अगस्त 2025 को ही मोदी जी ने इसको शुरू करने की घोषणा की थी। तो आप मुझे बताओ, अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, अगर कोई युवा पहली बार प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेगा तो सरकार उसे 2 किस्तों में कितने रुपए देगी? ठीक है, इसी योजना में हमने पढ़ा था। अब आप बताने इसका उत्तर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य में ओणम त्योहार ये मनाया गया? तो आंसर होगा केरल। तो ओणम ये एक वार्षिक फसल और हिंदू सांस्कृतिक त्योहार है, मुख्य रूप से एक फसल त्योहार है, केरल में मनाया जाता है हर साल। ये राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 10 दिनों तक ये चलता है। और ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में, जो मुख्य रूप से अगस्त और सितंबर के बीच में होता है, तो उस वक्त ये मनाया जाता है। इस बार ये 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं, इस फेस्टिवल की जो शुरुआत है वो अथच यामन जुलूस से होती है, या आप यूं भी याद रख सकते हो कि ओणम के पहले दिन को अथम कहा जाता है और अंतिम दिवस को थिरुवोनम कहा जाता है। तो ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? केरल का है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसको जरूर याद रखना। पहले मैं आपको केरल के ही कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रिवाइज कराता हूँ, फिर कुछ और भी रिवाइज कराऊंगा जो इस साल हमने पढ़े हैं। एक तो ओणम हो गया, देखो, एक त्रिशूर पूरम होता है, अट्टुकल पोंगल होता है, मकर वेलक्कू होता है, विषु उत्सव होता है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में पूछा गया था केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो याद रखना विषु उत्सव। अब कुछ और फेस्टिवल्स भी देख लो। एक न्यूकुम यूलो उत्सव मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम ने मनाया, असम में मिसिंग जनजाति ने। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव ये केरल में हो गया, 10 दिनों का होता है। और एक पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है, वो 4 दिन तक चलता है। और एक सरहुल महोत्सव भी याद रखना, ये होता है झारखंड में। ठीक है, तो सब ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की है? तो आंसर होगा ओस्लो। तो अभी दिल्ली ने, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और उसी के साथ मिलकर के दोस्ती नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा, ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। दोस्ती का मतलब क्या हो गया? दोस्ती का मतलब भी है दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। और अभी दिल्ली में जो तीसरा भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहीं पर इसकी घोषणा की गई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलो संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये भी सब करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। जैसे कि एक योजना है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए है। और किसने लॉन्च किया इस योजना को? हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने, भारी उद्योग मंत्रालय। और कब लॉन्च किया था? 29 सितंबर 2024 को। अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इस योजना को 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2028 तक कर दिया। उसके अलावा भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली एमएनसी कंपनी बनी सिट्रियन। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर को होता है। रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया? फ्लाइंग फ्ली। और भारत की पहले इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का भी अनावरण किया गया, लॉन्च किया गया, उसका नाम है शून्य। इसको बेंगलुरु का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला, उसने बनाया। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है विनफास्ट, और इसने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। और मोदी जी ने भी गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी की ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए लॉन्च किया था। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछते हैं कि अभी हाल में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल नाम से एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान अभी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। नाम से समझ में आ रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, ताकि लोग हेलमेट पहने, कि आगे जाके उनको पेट्रोल भरवाना है, उनको याद रहे हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे तो पेट्रोल नहीं भरा पाएंगे, तो घर से हेलमेट लेकर के निकले। अब जब घर से हेलमेट लेके निकलेंगे तो कहाँ रखेंगे? हाथ पे लेके तो चलेंगे नहीं, तो फिर मजबूरन उनको सर पे लगाना पड़ेगा। और ये बेसिकली उन्हीं के लिए है, उन्हीं के सिर की सुरक्षा होगी वो पहनेंगे तो कैसे भी करके लोगों को हेलमेट पहनाना है उनकी सुरक्षा के लिए। तो हमें तो याद रखना है अभी नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान
ये शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ले चलते हैं आपको यूपी। ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का पुष्प है, पलाश, फल है आम। और नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा 53वां, देश का 53वां, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देख लो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना यूपी। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन। और हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन रेगुलेशन पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IRCH कार्यशाला ये कहाँ पर आयोजित की गई? भारत में। भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने रेल पटरी के बीच में भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। इसमें टोटल 28 पैनल लगे हैं और कैपेसिटी है 15 किलोवाट। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पे परशुरामपुरी कर दिया। और भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ पर शुरू होगी? वाराणसी में। कितनी लंबी है? 3.75 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश के पटनायक को। तो अभी दिनेश के पटनायक इनको कनाडा में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया है। आपको याद हो तो 2023 में दोनों देशों के बीच निज्जर विवाद के बाद राजनयिक संबंधों को बहाल कर दिया गया था। आपको याद होगा 2023 में उस समय कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कुख्यात अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल कर दिया गया था और उसके बाद अब जाकर के हमने कनाडा में हमारा उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है दिनेश के पटनायक। और उसी तरह से कनाडा ने भी भारत में अपना उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टोफर कूटर। मैं तेरा स्कूटर दिलों का लूटर, मैं तेरा स्कूटर कूटर कूटर, क्रिस्टोफर कूटर। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, अपॉइंटमेंट्स हमने स्टार्टिंग में कर लिए। सीधा कनाडा लेकर के चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में कनाडा। कैपिटल ओटावा है, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री अब नए कौन है? मार्क कार्नी। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में ही है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपको पता है? मॉन्ट्रियल जो स्थान है कनाडा यहीं पे हुआ था। 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा पूछेंगे तो वो कनाडा देश की है। और अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर लाइन को कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल। और ये पूरे विश्व में दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन भी है। और इस साल कनाडा ने G7 समिट को होस्ट किया। इस बार इसका 51 नंबर का एडिशन था। और अभी कनाडा ने ही ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था सदगुरु जग्गी वासुदेव को। और ये भी याद रखना भी 19वां वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुआ? विनिपेग कनाडा में। अभी ये प्रश्न मैं आपको कराऊंगा आगे क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल में एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I एटलस धूमकेतु की खोज की है। धूमकेतु यानी कि कॉमेट, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा चिली। तो अभी चिली देश में स्थित और आप कह सकते हो नासा के द्वारा वित्त पोषित ये एक एटलस जो कि एक सर्वेक्षण दूरबीन है और इसी ने अभी 3I एटलस धूमकेतु को खोजा है। मतलब इसका नाम रखा गया है 3I एटलस, इस धूमकेतु का, इस कॉमेट का। और आप कह सकते हो ये मनुष्यों के द्वारा अब तक खोजा गया तीसरा अंतर तारकीय पिंड है, यानी कि इंटरस्टेलर बॉडी है, जिसकी पहचान कोमा और पूंछ वाले धूमकेतु के रूप में की गई है। अच्छा, ये अंतर तारकीय पिंड मतलब क्या हो गया? या अंग्रेजी में आप बोलोगे तो इंटरस्टेलर बॉडी मतलब क्या हो गया? तो ये हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम के बाहर उत्पन्न हुआ है और वहां से ही ये यहाँ पे आया है। मतलब ये किसी तारे की ग्रेविटी से बंधे हुए नहीं रहता है। इस तरह का जो पहला इंटरस्टेलर बॉडी था वो 2017 में खोजा गया था और दूसरा वाला 2019 में और अभी तीसरा वाला ये 2025 में खोजा गया है। एक्चुअली में ये अति परवलयिक यानी कि हाइपरबोलिक पाथ में घूमते हैं। हाइपरबोलिक पाथ में इस तरह से घूमते हैं कि ये अपने मार्ग को फिर से रिपीट नहीं करते और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, ये आगे निकलते जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने अभी 3I एटलस धूमकेतु की अभी खोज की है। तो ये कहां पर स्थित है? ये दूरबीन चिली में।
इसको एटलस दूरबीन ने खोजा, तो यहाँ पे एटलस नाम आ गया। और 3i मतलब हो गया, आई मतलब इंटरस्टेलर, इंग्लिश में अंतर तारकीय को क्या बोला, इंटरस्टेलर, और 3 मतलब ये तीसरा खोजा गया है। ठीक है, तो इसी तरह इसका नामकरण किया गया है। बाकी चिली की बात हो रही है तो ये रहा साउथ अमेरिकी देश का, सबसे नीचे आप देखेंगे मिर्ची की तरह की शेप का ये देश है चिली, नाम भी चिली है। कैपिटल सेंटियागो हो गई है, करेंसी है चिलियन पेसो। और यहीं पर आपको अटाकामा मरुस्थल मिलेगा, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर आपको माउंट एकांगुआ मिलेगा। और आप जानते हो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, या इसको यूं कह दो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते। अभी मैंने कहा था ना कनाडा की हमने बात की थी, मैंने कहा आपको बताऊंगा मैं। तो इसमें भारत ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। तो अब आपको पता चल गया वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 अभी 16 से लेकर 24 अगस्त तक हुआ था, 19वां एडिशन था। कहाँ पर, विनिपेग कनाडा में। और भारत ने यहाँ पे टोटल 8 मेडल जीते हैं। मेडल टैली में बात करेंगे तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया रहा, 7 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। दूसरे स्थान पे इंडिया है, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। और तीसरे पे अमेरिका है। तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप की हमने बात की। आर्चरी तीरंदाजी के लिए एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है। शुरुआत इसकी 1991 में होती है। इसका जो आखिरी एडिशन है 2023 में हुआ था आयरलैंड में। ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड आर्चरी, जिसकी स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है उगुर एर्डेनर, जो कि तुर्की से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी क्विज आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिविजन करा देता हूँ और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने अभी किसने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, श्रीनिवासन स्वामी को। फिर पूछा मैत्री अभ्यास 2025, ये अभी मेघालय में हुआ, भारत थाईलैंड के बीच में। और प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने। औषधीय पौधे आरोग्य पथ की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है, केरल। सिटी बायोडाइवर्सिटी सूचकांक लॉन्च करने वाला अभी शहर कौन सा बना है, तो चेन्नई। और 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का अभी 41वां वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, विशाखापट्टनम। और भारत ने ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में हिस्सा लिया है, ये कहाँ पर हुआ, इजिप्ट। उसके अलावा 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा, बारबाडोस। और आखिरी प्रश्न था कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम ने कितना गोल्ड जीता, तो आंसर होगा 4। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।